ये कहानी अनामिका मेहता की है, जो मुंबई की एक अमीर, खूबसूरत और अकेली महिला थी। उनका पति विक्रम 3 साल पहले गुजर चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी। अनामिका का जीवन सिर्फ पैसों और काम तक सीमित था, लेकिन एक बरसात की दोपहर उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई, जब उसने देखा कि एक बेघर लड़का फुटपाथ पर दो नन्ही बच्चियों को गोद में लेकर भीख मांग रहा था। अनामिका इसलिए हैरान नहीं हुई कि वो लड़का भीख मांग रहा था, बल्कि वो इसलिए चकित रह गई कि उन दो नन्ही बच्चियों की आंखों में एक ऐसी निशानी थी जो बिल्कुल उसके दिवंगत पति की आंखों जैसी थीं। आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा नहीं होगा। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मुंबई का एक इलाका, जुहू। भारी बारिश का दिन था। बादल आसमान पर ऐसे छाए थे मानो सूरज को निगल गए हों। सड़क पर पानी भर चुका था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई छाता लेकर, कोई सिर पर थैली रखकर। कारों के हॉर्न और बारिश की आवाज मिलकर एक बेचैन सी धुन बना रहे थे। एक काली मर्सिडीज धीरे धीरे जाम में रेंग रही थी। पिछली सीट पर बैठी थी अनामिका मेहता। लंबी गोरी त्वचा, गहरी आंखें और चेहरे पर हमेशा वही कठोर ठंडापन। अनामिका कभी भी एक ही कपड़े दोबारा नहीं पहनती थी। उसके पास हर मौके के लिए डिजाइनर ड्रेसेस थीं। पति की मौत के बाद और संतान ना होने के कारण उसका घर, जुहू बीच के पास बना विशाल बंगला, एकदम खाली और बेजान हो चुका था। उसका ड्राइवर किशोर बार बार पीछे आईने में झांक रहा था। मैडम, शॉर्टकट ले लूं, वरना ये ट्रैफिक रात तक नहीं खुलेगा। अनामिका ने मोबाइल पर नजर गड़ाए हुए कहा, नहीं, सीधे चलो। अचानक उसने खिड़की से बाहर झांका। उसकी आंखें ठिठक गई। सड़क के बीच डिवाइडर पर एक नन्हा सा लड़का खड़ा था। उम्र ज्यादा से ज्यादा 12-13 साल, बारिश से पूरी तरह भीगा हुआ। उसके हाथों में दो छोटे छोटे बच्चे थे, जिन्हें उसने प्लास्टिक की थैलियों में लपेटा हुआ था। दोनों बच्चियां बहुत कमजोर लग रही थीं और धीरे धीरे रो रही थीं। किशोर, गाड़ी रोको, अनामिका ने अचानक आदेश दिया। मैडम, ये सब तो खेल है। सड़क पर बच्चे किराए पर भी ले आते हैं भीख मांगने के लिए। अनामिका की नजरें उन बच्चियों की आंखों पर टिक गईं। हल्के सुनहरे भूरे रंग की पुतलियां, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके दिवंगत पति विक्रम मेहता की थी। उसका दिल जोर से धड़क उठा। गाड़ी रुकते ही वो छतरी की परवाह किए बिना बारिश में निकल पड़ी। उसके महंगे सैंडल कीचड़ में धंस गए, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं थी। तुम कौन हो? अनामिका ने पास पहुंचते ही पूछा। रजू ने डरते डरते जवाब दिया, मेरा नाम रजू है। ये बच्चे? अनामिका की आवाज कांप रही थी। लड़के ने कसकर दोनों बच्चियों को पकड़ लिया। ये मेरी बेटियां हैं। अनामिका स्तब्ध रह गई। तुम्हारी बेटियां? तुम्हारी उम्र ही कितनी है? रजू ने झट से कहा, मैं 13 साल का हूं। और इनकी मां कहाँ है? उसकी आंखें झुक गई। वो मर गई इन्हें जन्म देते ही। बच्चियां फिर रोने लगी। उनकी आवाज बेहद कमजोर थी। अनामिका ने अपना दुपट्टा उतारकर उन्हें ढक दिया। उसका दिल अजीब तरह से कांप रहा था। किशोर, उसने ड्राइवर को आवाज लगाई, इन्हें गाड़ी में बिठाओ। रजू घबरा गया। प्लीज इन्हें मुझसे मत छीनिए, मैं पुलिस नहीं जाना चाहता। अनामिका ने नरमी से कहा, नहीं बेटा, हम तुम्हें पुलिस नहीं ले जाएंगे, तुम भी चलो हमारे साथ। बारिश में भीगा वो लड़का अपनी मासूम बहनों को सीने से लगाया अनामिका के साथ गाड़ी तक आया। गाड़ी के अंदर हीटर चलाया गया। अनामिका ने अपनी शॉल में दोनों बच्चियों को लपेट लिया। बच्चियां धीरे धीरे शांत हो गईं। रजू किनारे पर चुपचाप बैठा था, आंखों में डर और अनजाना संकोच। अनामिका बस उन बच्चों की आंखें देख रही थी, वही आंखें जिन्हें वो कभी नहीं भूल सकी थी, विक्रम की आंखें। उसकी जिंदगी जो अब तक सिर्फ ठंडी खामोशी थी, उस बरसाती शाम से एक नई दिशा लेने वाली थी। रात गहराने लगी थी। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अब भी नमी और ठंडक बाकी थी। अनामिका की मर्सिडीज धीरे धीरे जुहू के विशाल बंगले के गेट से अंदर दाखिल हुई। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने झुककर सलाम किया। मैडम, सब ठीक है? हाँ, अनामिका ने धीमे स्वर में कहा। अंदर किसी को खबर मत देना। बंगले के अंदर गर्म रोशनी और नींबू पॉलिश की हल्की खुशबू फैली हुई थी। संगमरमर की फर्श, बड़ी झूमर की लाइटें और हर जगह सजा सन्नाटा। रजू के लिए यह सब किसी सपने जैसा था। उसने शायद ही कभी इतना बड़ा घर देखा हो। अनामिका ने कहा, यहां बैठो, किसी चीज को मत छूना। रजू डरते हुए सिर हिलाया। उसके कपड़े भीगे हुए थे, बालों से पानी टपक रहा था। दोनों बच्चियां, जिन्हें अब वो बार बार छोटी और गुड़िया कहकर पुकार रहा था, सो चुकी थीं। थोड़ी देर बाद नौकरानी शांति भागती हुई आई। मैडम, आपने बुलाया? हाँ, अनामिका ने कहा।
गर्म पानी और डॉक्टर को फोन करो अभी। शांति ने बस एक नजर रजू पर डाली और हैरान रह गई, पर सवाल करने की हिम्मत नहीं की। थोड़ी देर में डॉक्टर मेहरोत्रा आ पहुंचे। उन्होंने बच्चियों की जांच की, माथा छुआ, पल्स देखी, फिर बोले, ठंड से इन्हें बुखार लग सकता है। इन्हें गर्म दूध दीजिए और एक रात आराम करने दीजिए। ये बहुत कमजोर हैं, पर खतरे से बाहर हैं। अनामिका ने राहत की सांस ली। और ये लड़का? डॉक्टर ने पूछा। इसका नाम रजू है, उसने जवाब दिया। ये कह रहा है कि ये बच्चियां इसकी बेटियां हैं। डॉक्टर ने हैरानी से रजू को देखा, फिर कहा, इतनी छोटी उम्र में? ये तो खुद बच्चा है। अनामिका ने सिर हिलाया। मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती है। वो रजू के पास गई और बोली, सच सच बताओ, ये कौन है? रजू ने कुछ पल चुप रहकर कहा, ये मेरी बहनें हैं। हमारी मां मर गई थी जब ये पैदा हुई थी। उसकी आवाज टूट रही थी। हम मंदिर के पीछे वाले झोंपड़े में रहते थे। मां बीमार हो गई थी और एक रात चली गई। तब से मैं इन्हें अकेले पाल रहा हूं। अनामिका ने गहरी सांस ली। तुम कितने साल के हो? 13। और खाते क्या हो? कभी मंदिर में बचा हुआ प्रसाद, कभी सड़क के ढाबे से रोटी, अगर किसी ने दी तो। अनामिका चुप रही। उसे नहीं पता था कि उसके अंदर कौन सी दीवार टूट रही है। रात बीती। बच्चियां अब गर्म कंबल में आराम से सो रही थी। रजू सोफे के कोने में बैठा था, आंखें बंद पर नींद गायब। अनामिका अपने कमरे की खिड़की से बारिश के बाद की नमी देख रही थी। उसका मन बेचैन था। वो धीरे धीरे अपनी अलमारी तक गई और उसमें से एक पुराना एल्बम निकाला, अपने पति विक्रम का। विक्रम की तस्वीर देखते ही उसकी आंखें भर आईं। वही हल्की सुनहरी आंखें, वही मुस्कान, और वही आंखें आज उसने उन बच्चियों में देखी थीं। क्या ये उसके बच्चे हो सकते हैं? उसने खुद से फुसफुसाया। वो तुरंत फोन उठाकर बोली, डॉक्टर मेहरोत्रा, मुझे कल एक टेस्ट करवाना है, डीएनए टेस्ट। डॉक्टर के स्वर में झिझक थी। डीएनए टेस्ट? पर क्यों? मुझे बस यकीन करना है कि मेरा शक झूठा है या नहीं। फोन काटने के बाद वो देर तक खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर चांद के साथ बादलों की परछाई खेल रही थी। शायद उसकी जिंदगी की सच्चाई भी अब उसी परछाई की तरह सामने आने वाली थी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली नहीं थी। बंगले के बड़े बड़े शीशे वाले खिड़कियों से हल्की धूप अंदर झांक रही थी। रात भर बारिश के बाद अब आसमान साफ था, लेकिन अनामिका के मन में अभी भी अंधेरा पसरा हुआ था। डाइनिंग टेबल पर गर्म चाय रखी थी, पर उसका कप छुआ तक नहीं गया। वो बस एक ही बात सोच रही थी, अगर बच्चियां सच में विक्रम की संतान है तो? दिल के किसी कोने में गुस्सा था, पर उससे कहीं गहरा एक दर्द भी था। वो दर्द जो बरसों तक खालीपन में सोया रहा था। थोड़ी देर बाद रजू कमरे में आया। उसके हाथों में दोनों बच्चियां थीं, छोटी और गुड़िया। दोनों अब साफ सुथरे कपड़ों में थीं, गोद में मुस्कुरा रही थीं। मैडम, उसने धीरे से कहा, इन्हें दूध पिला दिया है, अब ये सो जाएंगी। अनामिका ने बस सिर हिलाया। बैठो, उसने कहा। रजू चुपचाप एक कोने में बैठ गया। तुम्हारी मां का नाम क्या था? अदिति जी, उसने जवाब दिया। अनामिका का दिल जोर से धड़कने लगा। वो नाम कुछ जाना पहचाना लगा, बहुत पुराना। वो अपने कमरे में गई और एक पुरानी डायरी निकाल लाई, विक्रम की। उसके पन्ने पलटते हुए वो एक जगह ठिठक गई। लिखा था, अदिति से आज फिर मिला। वो कहती है मैं बदल गया हूं, पर क्या करूं? हर बार उसकी आंखों में वो सच्चाई दिखती है जो इस आलीशान दुनिया में नहीं। अनामिका के हाथ कांप गए। वो वहीं बैठ गई। तो ये सच है, उसने धीरे से कहा। उसी वक्त दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। डॉक्टर मेहरोत्रा। मैडम, रिपोर्ट तैयार है, उन्होंने कहा और एक भूरे लिफाफे को टेबल पर रख दिया। अनामिका ने कुछ पल उसे देखा, जैसे उस कागज में उसका अतीत कैद हो। फिर कांपते हाथों से उसने लिफाफा खोला। पहली लाइन पढ़ते ही उसकी आंखें नम हो गईं। डीएनए मैच कंफर्म्ड, प्रोबेबिलिटी 99.9%। विक्रम का नाम वहां साफ लिखा था। उसने लिफाफा धीरे से बंद किया और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर धूप फैल चुकी थी, पर उसके भीतर अब एक और तूफान उठ चुका था। विक्रम, उसने बुदबुदाया, तुमने ये कैसे कर दिया? उसके सामने अब 3 चेहरे घूम रहे थे। रजू, जो सड़क पर भीख मांगने को मजबूर था, वो 2 नन्ही बच्चियां जो बारिश में कांप रही थीं, और विक्रम जो उस वक्त हंस रहा था जब उसने कहा था, अनामिका, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दरवाजे के पास खड़ा रजू धीरे से बोला, मैडम, क्या हम फिर से बाहर जाएंगे? अनामिका ने उसकी ओर देखा। आंखों में गुस्सा नहीं, बस थकान और ममता थी। नहीं रजू, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। पर सब कहते हैं हम यहाँ के नहीं हैं। अब ये घर तुम्हारा है और मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। रजू चौंक गया। कुछ कहना चाहता था, पर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बोला,
मैडम, माँ कहती थी कि जब कोई सच में अच्छा होता है तो भगवान उसे भेज देता है। शायद आप वही हैं। अनामिका की आंखें भीग गईं। वो झुककर बोली, शायद तुम्हारी माँ सही थी। रात में जब सब सो गए, अनामिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसने विक्रम की तस्वीर उठाई और धीमे स्वर में कहा, तुम चले गए, लेकिन जो अधूरापन छोड़ गए थे वो इन बच्चों ने पूरा कर दिया। बाहर हवा चल रही थी, पर अब वो हवा सर्द नहीं थी, वो किसी नई शुरुआत की आहट थी। सूरज डूबने लगा था। बंगले के बाहर कैमरे और लोग जमा थे, रिपोर्टर, चैनल वाले और मोहल्ले की जिज्ञासु निगाहें। किसी ने खबर फैला दी थी, विक्रम मेहता की विधवा ने सड़क के बच्चे और जुड़वा बच्चियां घर में रख ली हैं। अगली सुबह अखबारों की सुर्खियां थी, मेहता ग्रुप की मालकिन ने किया चौंकाने वाला कदम। क्या विक्रम की छिपी हुई संतानें मिल गईं? अनामिका खिड़की से बाहर देख रही थी। रज्जू और दोनों बच्चियां अंदर खेल रही थीं। बच्चियां अब खिलखिलाने लगी थीं। उनकी हंसी उस घर के हर कोने में गूंजने लगी थी जहां बरसों से सिर्फ सन्नाटा था। लेकिन बाहर की दुनिया ने उस हंसी को भी शक की निगाह से देखा। उसी दिन दोपहर को बंगले के गेट पर 3 गाड़ियां आकर रुकीं। गाड़ियों से उतरे 3 लोग, सूट बूट पहने, घमंडी चेहरों के साथ। आगे था मनोहर मेहता, विक्रम का बड़ा भाई। अनामिका, तुमने ये क्या तमाशा बना रखा है? घर में घुसते हुए उसने कहा। अनामिका शांत स्वर में बोली, तमाशा नहीं, सच्चाई है मनोहर। ये बच्चे विक्रम की संतान है। मनोहर का चेहरा तमतमा उठा। सच कहती हो तो सबूत दिखाओ। अनामिका ने टेबल से फाइल उठाई। ये डीएनए रिपोर्ट है, खुद देख लो। मनोहर ने रिपोर्ट देखी, फिर व्यंग्य से बोला, तो अब तुम इन्हें अपने नाम पर पालोगी? ये सड़क के बच्चे हैं। सड़क के नहीं, अनामिका ने सख्त आवाज में कहा। वो मेरे पति के बच्चे हैं और अब ये मेरे भी हैं। तो कंपनी के शेयर, संपत्ति, सब पर अब ये दावा करेंगे? मनोहर ने चीखते हुए कहा। हम अदालत जाएंगे, तुमने अपना दिमाग खो दिया है। अनामिका ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा। तो जाओ अदालत, लेकिन याद रखना, अब मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। रात को रज्जू ने सब सुना। डरकर उसने कहा, मैडम, अगर आपकी मुसीबत मेरी वजह से बढ़ी है तो हम चले जाते हैं। अनामिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा। नहीं बेटा, अब यह तुम्हारा घर है, तुम कहीं नहीं जाओगी। कुछ दिनों बाद अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। अदालत भरी हुई थी। पत्रकार, परिवार के लोग, कंपनी के कर्मचारी और अनजान चेहरों की भीड़। अनामिका ने सादी सफेद साड़ी पहनी, बाल पीछे बांधे हुए थे। चेहरा शांत लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। जज ने कहा, श्री मनोहर मेहता, आपका पक्ष। मनोहर के वकील ने कहा, माननीय न्यायालय, हमारी मुवक्किल भावनात्मक अस्थिरता से गुजर रही हैं। उन्होंने सड़क से अजनबी बच्चों को उठा लिया है और दावा कर रही हैं कि वे उनके पति की संतान हैं। ये परिवार और कंपनी की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। जज ने सिर हिलाया और कहा, अनामिका जी, आपका पक्ष। अनामिका के वकील ने डीएनए रिपोर्ट उठाई। माननीय न्यायालय, सच्चाई किसी की मर्जी पर निर्भर नहीं करती। ये वैज्ञानिक प्रमाण है। ये बच्चे सचमुच विक्रम मेहता की संतान हैं। फिर अनामिका खुद खड़ी हुई। उसकी आवाज धीमी थी पर हर शब्द में आग थी। मैंने इन बच्चों को सड़कों पर पाया जब कोई भी इन्हें देखने को तैयार नहीं था। मैंने इन्हें इसलिए नहीं अपनाया कि ये विक्रम की संतान है। मैंने इन्हें इसलिए अपनाया क्योंकि ये निर्दोष हैं। विक्रम ने जो गलती की उसकी सजा ये क्यों भुगतें? अदालत में सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद जज ने कहा, फैसला 3 दिन में सुनाया जाएगा। बाहर निकलते वक्त रिपोर्टर ने पूछा, मैडम, आप ये सब क्यों झेल रही हैं? अनामिका ने बस एक वाक्य कहा, कभी किसी मां को यह साबित नहीं करना चाहिए कि उसका प्यार असली है। उस शाम घर लौटते वक्त रज्जू ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हम जीतेंगे मैडम? अनामिका ने उसकी आंखों में देखकर कहा, नहीं रज्जू, हम नहीं, सच जीतेगा। 3 दिन बाद मुंबई की सिविल कोर्ट में वही भीड़ फिर जमा थी। बाहर बारिश की हल्की फुहारें पड़ रही थीं, जैसे आसमान भी सांस रोक के इंतजार कर रहा हो। अदालत के अंदर सन्नाटा था। जज ने दस्तावेजों को सामने रखकर गंभीर आवाज में कहा, सभी पक्षों की बातें और प्रमाणों की समीक्षा के बाद कमरा मानो थम गया। ये अदालत मानती है कि प्रस्तुत डीएनए रिपोर्ट और गवाही सच्ची और प्रामाणिक है। इन बच्चों का संबंध स्वर्गीय विक्रम मेहता से है और अनामिका मेहता, जो अब तक इन बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उन्हें वैधानिक अभिभावक घोषित किया जाता है। थोड़ी देर के लिए चुप्पी छाई रही, फिर रज्जू की आंखों से आंसू फूट पड़े। अनामिका ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। जज ने आगे कहा,
ये अदालत मानती है कि श्रीमती अनामिका मेहता की कार्यवाही किसी मानसिक अस्थिरता का परिणाम नहीं, बल्कि मानवता और मां के प्रेम का प्रतीक है। कमरा तालियों की गूंज से भर गया। मनोहर का चेहरा उतर गया। वो बड़बड़ाया, ये औरत सब कुछ अपने नाम कर रही है। अनामिका ने उसकी ओर देखकर बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं छीना, बस खोए हुए बच्चों को पाया है। अदालत से बाहर निकलते वक्त रजू बोला, मैडम, नहीं मां, अब कोई हमें अलग नहीं करेगा ना? अनामिका की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में दृढ़ता, अब कभी नहीं बेटा। उस दिन के बाद बंगले का हर कोना बदल गया। जहां पहले सन्नाटा था, अब हंसी थी। जहां गम था, अब जीवन था। रजू अब स्कूल जाने लगा। पहली बार उसने यूनिफॉर्म पहनी, बाल संवारे और बैग कंधे पर डाला। अनामिका ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, आत्मविश्वास से जाओ रजू, तुम्हारी कहानी अब दूसरों के लिए उम्मीद बनेगी। रजू मुस्कुराया, मैं अब डरता नहीं हूं मां। दिन बीतते गए। छोटी और गुड़िया अब चलने लगीं, हंसने लगीं। अनामिका हर शाम उन्हें गोद में लेकर बैठती और धीरे धीरे लोरी गाती, वो लोरी जो उसने कभी किसी के लिए नहीं गाई थी। कुछ महीनों बाद अनामिका ने विक्रम की याद में एक संस्था खोली, अदिति फाउंडेशन, रजू की मां के नाम पर। इस फाउंडेशन का उद्देश्य था सड़क पर छोड़े गए बच्चों और अकेली मांओं को सहारा देना। फाउंडेशन के उद्घाटन के दिन अनामिका ने मंच से कहा, यह संस्था सिर्फ मेरे पति की याद में नहीं, बल्कि उस औरत के सम्मान में है जिसने कठिनाइयों में भी अपने बच्चों को जन्म दिया और प्यार छोड़ा, और उस लड़के के सम्मान में जिसने साबित किया कि खून से नहीं, इरादे से परिवार बनता है। रजू मंच पर आया, माइक पकड़ा और बोला, कभी मैंने बारिश में सोचा था, क्या भगवान सच में होता है? आज जवाब मिला है, हाँ होता है। वो कभी कभी किसी मां के रूप में आता है। सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। अनामिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो सुकून और नए जीवन के थे। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा परिवार खून के रिश्ते से नहीं, बल्कि देखभाल, निस्वार्थ प्रेम और मजबूत इरादे से बनता है। अनामिका ने उन बच्चों को अपनी विरासत या अकेलेपन को भरने के लिए नहीं अपनाया, बल्कि इसलिए अपनाया क्योंकि वे निर्दोष थे और उन्हें मदद की जरूरत थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि समाज में कई बच्चे हैं जो गरीबी और बेघर होने की सजा भुगत रहे हैं। अनामिका ने दिखाया कि करुणा ही न्याय का सबसे बड़ा रूप है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पहली दफा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।